हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है मोलारिटी के बारे में देखे हुए थे और ये सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 2 आप देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कुछ देख चुके थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो है कि कैसे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है वो हम लोग देखे हुए थे, जिसमें कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात किए हुए थे कि सॉल्यूशन जो होते हैं उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसमें मोलारिटी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, आज की वीडियो में उसी के आगे हम लोग बात करेंगे, मोलारिटी की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन का बात करेंगे और उससे आगे बात करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मोलारिटी से। पिछले क्लास में मोलारिटी हो गया था, आज क्या पढ़ना है, मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम। देखो मोलारिटी क्या होता है, तो मोलारिटी क्या था, मोलारिटी था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, जितना सॉल्यूट का मोल होता है उसको मोलारिटी कहा जाता है। सिंबल क्या था, कैपिटल एम। मोलारिटी क्या होता है, तो 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में जितना प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का मोल, उसी को क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है उसी को क्या कहा जाता है, मोलारिटी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल था उसे हम क्या कह रहे थे, मोलारिटी कह रहे थे। और ये क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, मोलारिटी कहा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is known as molality। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। और मोलालिटी का अगर हम फार्मूला लिखें तो ये होता है मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमेशा जो सॉल्वेंट का मास है वो हम लोग केजी में लेते हैं। इस तरह से कि वहाँ पर कि हमेशा की सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में लेते हैं, वो हम लेते हैं लीटर। वैसे ही यहाँ पर हमेशा जो सॉल्वेंट का मास है वो हम लोग किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखो, इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखना चाहें तो मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, NB, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास हो जाता है W, और सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, A। बोलते हैं ना पिछले क्लास में कि हमेशा हम लोग A यूज़ करेंगे सॉल्वेंट के लिए और B यूज़ करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लिया जाता है, केजी में लिया जाता है। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या हो गया, NB/W है। अब अगर आपसे पूछे तो ये मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ऊपर में हो गया मोल और नीचे में कौन हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस में है, केजी में, तो क्या हो गया, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ये हो गया यूनिट मोलारिटी का। ठीक है, तो मोलारिटी क्या है, तो 1 केजी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होता है डेट इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी का फार्मूला क्या है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू NB/W है। और मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है। इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये सब बेसिक चीज़ मेरे ख्याल से आप इसको 11th क्लास में फिर उससे पिछले क्लास में पढ़े होंगे और रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अब अगर हम पूछें कि क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि इफ़ 20 ग्राम ऑफ NaOH इज present, if 20 ग्राम ऑफ NaOH इज present in 20 ग्राम ऑफ NaOH इज present in 2 kg of solvent, 2 kg of solvent, then find molality of solution, then find molality of solution। तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब कि NB मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि W है। तो NB क्या होता है, NB होता है WB/MB। तो ये क्या हो गया, WB
बाई mb इंटू डब्ल्यू, समझ में आया ना। nb क्या होता है, मोल, और मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास का सिंबल क्या होता है, w, और मोलर मास सिंबल क्या होता है, m। तो चूँकि सॉल्यूट का बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे b और यहाँ पे b यूज़ किए, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि ये NaOH यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 20 ग्राम। यहाँ पर कितना हो गया, 20 बाई NaOH का मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास क्या होगा, बताओ, NaOH का मोलर मास क्या होगा। तो NaOH का मोलर मास आपको हो जाएगा, Na का मास कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 40। 20/40 1/2 मतलब कि 0.5 मोल, 0.5 सॉरी 20/40 इंटू WA मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2 kg, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 1/4 मतलब 0.25 मोल पर kg। देखिए बहुत सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, उसका मास दिया हुआ रहेगा, सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, मोलालिटी फाइंड करना रहेगा। तो आप इस फार्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम मान लीजिए दिया हुआ रहता है, अगर खुद से बनाइएगा इसको, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत हो सकता है। देखो मान लीजिए देता है अगर कि 50 ग्राम ऑफ, ठीक है, CaCO3, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 is present in 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कीजिए तो खुद से बनाइए, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, ठीक है, बना लिए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। चलो हम बनाते हैं। देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू होता है NB/WA। NB क्या है, NB है मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास इंटू WA। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, तो ऊपर में कितना हो गया 50 ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का मास हो जाएगा 40, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3, तो कितना हो गया ये 100 ग्राम। तो ये कितना हो गया 100 इंटू WA। WA मतलब कि सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। तो यहाँ पर कितना करेंगे हम, 200 में डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ऊपर में 1000 चला गया, है ना। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 2.5। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मोल पर kg या फिर मोल kg इनवर्स। तो इस तरह से हम लोग जो है आंसर इसका बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये था मोलालिटी। इस पर एक दो और क्वेश्चन NCERT में होगा, उसको आप चाहे तो कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है मोलालिटी पढ़ लिए, मोलालिटी पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो दीजिएगा टॉपिक मोल फ्रैक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन भी आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता भी है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। चलिए टॉपिक दीजिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है जाइल, ठीक है, जाइल। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं जाइल। जिस तरह से मोलारिटी का सिंबल क्या होता है कैपिटल M, मोलालिटी का सिंबल क्या होता है स्मॉल m, वैसे ही मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है जाइल। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम इस चैप्टर के शुरू में ही बोले थे, मतलब फर्स्ट पार्ट में आप देखे होंगे इसके, हम बोले थे कि हम लोग जो भी सॉल्यूशन का बात करेंगे वो सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, हमेशा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन होगा। मतलब उस सॉल्यूशन में हमेशा कितने कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। उसमें से एक कंपोनेंट जो है अधिक मात्रा में रहेगा, एक कंपोनेंट जो है कम मात्रा में रहेगा। जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, ठीक है।
तो इसमें से क्या है कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल, अब चाहे वो कंपोनेंट सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल और पूरे सॉल्यूशन का मोल का जो रेशियो है उसी को क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि दो कंपोनेंट है, मान लीजिए कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो मान लीजिए कि बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, ठीक है। उसमें मान लीजिए कि सॉल्यूशन में ए का जो मोल है वो Na है और बी का जो मोल है वो Nb है। ए का मोल Na है और बी का मोल क्या है, Nb है। तो हम जो मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए पहले लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब कि जाइल ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल। मान लीजिए कंपोनेंट हम कौन ए मान रहे हैं, तो Na/Na प्लस Nb, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। किसी भी एक कंपोनेंट का मोल बाई मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो कोई एक कंपोनेंट ए है तो ए का मोल ऊपर रखती है, अब पूरे सॉल्यूशन का मोल में कौन कौन लिए, ए और बी, तो Na प्लस Nb ये जो रेशियो है इसी को क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। वैसे मान लीजिए हमको लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जाइल बी वुड बी इक्वल टू Nb बाई Na प्लस Nb। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं और पूरे सॉल्यूशन का मोल नीचे रखते हैं। वही जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, बोलते हैं, लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन is known as mole fraction। लिख लिया, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल एंड टोटल सॉल्यूशन का मोल का जो रेशियो है उसी को क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। दो कंपोनेंट अगर ए और बी हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Na/Na प्लस Nb, और एक कंपोनेंट अगर बी है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Nb/Na प्लस Nb। अब एक बात जो ध्यान देने वाला है वो ये है, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वह यूनिटी होता है, 1 होता है, ठीक है। मान लो कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी है, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, जाइल ए, बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, जाइल बी, तो जाइल ए प्लस जाइल बी वुड बी इक्वल टू वाट, वुड बी इक्वल टू 1। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है 1 होता है। मान लो दिया होता है कि दो कंपोनेंट ए और बी है, उसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो व्हाट वुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो बी का क्या होगा, देखो ये 0.4 है, इधर जाएगा तो 1 - 0.4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। मतलब अगर एक कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन ईजिली निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई मोल फ्रैक्शन के बारे में। पहली बात क्या देखें कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल एंड टोटल सॉल्यूशन का मोल का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो सिंबल क्या होता है उसका, जाइल, ठीक है। और जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1। अब चूँकि हम लोग हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन का ही बात करेंगे इसलिए हम दो ही कंपोनेंट मानेंगे और दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, हमेशा वो 1 होगा। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। बेहतर होगा क्वेश्चन आप ही बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। तो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 is present in 54 gram of H2O, then
फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दो कंपोनेंट दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल दिया है और एक कौन दिया है, वाटर दिया है। आपको इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का भी मास दिया हुआ है और वाटर का भी मास दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। सॉरी, दोनों का मोल निकालना पड़ेगा। एथिलीन ग्लाइकोल और वाटर क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। एक बार मोल निकल जाएगा तो इसको आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल पाएंगे। बना लिए, वीडियो को बनाओ इसको, जब हम बनाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। तो मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ एथिलीन ग्लाइकोल का, 31 ग्राम। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 31। और मोलर मास कितना होता है एथिलीन ग्लाइकोल का, तो निकालना पड़ेगा। कार्बन का मास कितना होता है, 12×2। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1×6। ऑक्सीजन में कितना होता है, 16:2। तो कितना हो जाएगा ये, 24 + 6 + 32। तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 4 2 3 3 3 6। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो कितना हो जाएगा ये, देखो 2 6 4 10 10 to 12 2 1 3 1 4 4 2 6। कितना हो गया, 62 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 62। इससे कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 मतलब कितना मोल हो गया, 0.5 मोल हो गया। तो मोल ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ये भी क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है वाटर का, वाटर का गिवन मास कितना है, 54। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो देखो निकालेंगे इसको अगर हम, तो H का होता है 1×2, ऑक्सीजन कितना होता है 16। कितना हो गया ये, 18। यहाँ पे कितना हो गया, 18। 18 से 54 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 3 मोल। तो हमको अब एथिलीन ग्लाइकोल और वाटर दोनों का मोल मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, एथिलीन ग्लाइकोल का, C2H6O2। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल हम लोग ऊपर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ C2H6O2 बाई, और पूरे सॉल्यूशन का मोल को नीचे रखते हैं, तो क्या हो गया, मोल ऑफ C2H6O2 प्लस मोल ऑफ H2। तो ये कितना दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना दिया हुआ है, निकला है ना भी 0.5। और ये कितना दिया हुआ है, 0.5 + 3। तो कितना हो गया, 0.5/3.5। इससे कैंसिल, 1/7। यह हो गया 1/7 मोल। सॉरी मोल नहीं, ये बात और है ना कि मोल फ्रैक्शन जो है इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है ना। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। लेकिन मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। मोल ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो मोल मोल तो कैंसिल हो गया। इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई भी SI यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगर नहीं बना तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर लिख लीजिए। और लिख लीजिए ये भी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। लिख लिए, ठीक है। इस पर एक दो और क्वेश्चन भी आप NCERT में है, आप देख सकते हैं। हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखिए जो भी आपको कन्फ्यूज़न अगर कुछ लगता हो, कुछ भी दिक्कत लगता हो वीडियो में, तो बेहतर होगा कि उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, ताकि उसको हम या तो रिप्लाई कर देंगे या फिर उसको हम एक नया वीडियो बनाकर बता दिया करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं। बाकी अब कुछ है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें एग्जाम में भी नहीं पूछता है। ठीक है, बाकी चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये बाद में वीडियो अगर कहोगे तो वीडियो बना देंगे उस सबके लिए भी। बाकी नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी वगैरह है तो NCERT में दिया नहीं है, नहीं पढ़ना। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या, मोल फ्रैक्शन, सॉरी सॉल्युबिलिटी। तो लिखिए टॉपिक सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है,
सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो अगर हम देखें तो मान लो कि वाटर है, वाटर में हम शुगर ऐड करें तो शुगर क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। मान लो इसमें और शुगर ऐड करें फिर मिल जाएगा, मान लो और शुगर ऐड करें फिर मिल जाएगा। तो वाटर में हम शुगर ऐड करेंगे मिलता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा इसमें हम शुगर ऐड करेंगे तो क्या जितना शुगर डालेंगे सब शुगर मिलता रहेगा उसमें, नहीं। मान लो शुरू में ऐड किया गया शुगर, मिलाया गया मिल गया, फिर ऐड किया गया फिर मिलाया गया फिर मिल गया, फिर ऐड किया गया, मान लो कि बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर दिया जाए तो क्या इसमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसमें ऐसा आएगा उसमें कितना ही मिला दें शुगर उसमें मिल नहीं पाएगा, बल्कि नीचे में जाकर सेटल होना शुरू हो जाएगा। और उसी समय जितना मतलब कि एक बोले हम कि 100 ml सॉल्यूशन में, या ऐसे बोले कि 100 ml सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट ऐड हो सकता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। 100 ml सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो है ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखिएगा, इसको लिखिएगा कॉपी पे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इसलिए हम बोले हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 100 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। लेकिन इतना समझो, अगर ये किसी भी पर्टिकुलर दिए हुए सॉल्वेंट में, मान के चलो 100 ml सॉल्वेंट में, 100 ml सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मॉलिक्यूल मिल सकता हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, चूँकि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाता है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट का मोल मिल सकता है, मॉलिक्यूल मिल सकता है, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब 298 केल्विन को हम सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में जो है मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl मिल सकता है। उससे ज़्यादा NaCl नहीं मिल सकता है, वो मिलाएंगे तो जाकर नीचे में सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब पूछा जाएगा अगर कि व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, तो कितना हो जाएगा, 36 ग्राम पर 100 ml। 100 ml कितना मिल पा रहा है, 36 ग्राम ही मिल पा रहा है, उससे अधिक उसमें नहीं मिल पाएगा। बात समझे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, अभी हम बोले थे ना 298 केल्विन टेम्परेचर, जो कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर चुके हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं, लिखना तो लिख लीजिएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि बताइए सॉलिड लिक्विड में से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। बताते ना पिछले क्लास में कि जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉलिड लिक्विड अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड कौन है, सॉल्यूट, और लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसमें सॉलिड होगा एज सॉल्यूट और लिक्विड होगा एज सॉल्वेंट, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मतलब वही बात है, मान लो कि वाटर है, वाटर में अगर हम क्या डालें, शुगर ऐड करें, शुगर ऐड करें तो कि जितना शुगर ऐड करेंगे सब शुगर इसमें ऐड होते जाएगा, नहीं, शुरू में शुगर ऐड होगा, उसके बाद शुगर इसमें ऐड नहीं होगा। तो जब तक इस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट ऐड हो सकता है तब तक इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट ऐड हो सकता हो उसको क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब इसमें और अधिक शुगर ऐड किया जाएगा
तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद इसमें और 10 शुगर ऐड नहीं हो पाएगा, और तब इसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का यहाँ पे, एक हो गया अनसैचुरेटेड, एक हो गया सैचुरेटेड। जिस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट मिल सकता हो उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट नहीं मिल सकता हो उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व आर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, and a solution in which more amount of solute cannot be dissolved are known as saturated solution। यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात है कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, तो समझो इसको थोड़ा गहराई में जाते हैं। जैसे मान लो कि इसमें वाटर है, इसमें शुगर ऐड किया गया, ठीक है, तो शुगर ऐड करने से क्या वाटर का लेवल बढ़ता है? वाटर का लेवल तो नहीं बढ़ता है, मतलब कि जितना वाटर लेवल अभी है उतना बाद में भी रहेगा शुगर ऐड करने के बाद। हाँ, शुगर नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो मान लो शुगर का प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, शुगर नीचे बैठ जा रहा है तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर शुगर मान लो ऐड किया गया, स्टीयरिंग किया गया, शुगर मिल गई, तो क्या वाटर लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वाटर लेवल अगर नहीं बढ़ेगा इसका मतलब कि शुगर कहाँ गया? देखो हम लोग को पता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, जो कि सबसे अधिक होता है गैस में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है इन द केस ऑफ सॉलिड में। सॉलिड में केस में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में। इंटरमीडिएट होता है किस में? लिक्विड में। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो H2O के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में क्या है? स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है। अब जब हम शुगर को ऐड कर रहे हैं तो शुगर उसी में जाके मिल रहा है, इसमें वाटर में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वहाँ जाकर ये शुगर उस जगह को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, घेर ले रहा है कि नहीं? तो शुगर जाकर उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो जब तक वो मतलब समझ रहे हैं बात। मान लो कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब हम शुगर को ऐड किए, जगह तो है ना कुछ ना कुछ, वाटर मॉलिक्यूल्स की कुछ जगह है, कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर क्या करेगा? यही जो खाली जगह है इसी का पर ऑक्यूपाई कर लेगा, इसी के पर घेर लेगा, है ना। इसके बाद जब घेर लिया तो जब तक ये जगह बाकी है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जब तक है तब तक शुगर इसमें ऐड होता रहेगा। जैसे ही ये इंटरमोलिकुलर स्पेस खत्म होगा तो क्या होगा? शुगर आकर नीचे में सेटल होना शुरू हो जाएगा। मतलब जब तक ये जो स्पेस बाकी है तब तक इसको हम क्या कह रहे हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं। और जैसे ही इसमें जगह ऑक्यूपाई हो गया, मतलब इसमें और ज़्यादा शुगर अब नहीं मिल रहा है, ये जगह कंप्लीट खत्म हो गया, तब इसको हम क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं। अब समझो, मान लो कि सॉल्यूशन है दैट हैज़ बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है जो कैसा हो गया है? सैचुरेटेड हो गया, और उसको हम क्या करें? हीट करें। अगर इसको हम क्या करें? हीट करें। अब हीट करने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी प्लस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है वो घट जाती है। तो मान लो कि पहले H2O मॉलिक्यूल इतना बड़ा था, अब H2O का मॉलिक्यूल इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो अब ये स्पेस बढ़ गया। तो जो सॉल्यूशन पहले हो गया था सैचुरेटेड, अब उसमें और अधिक सॉल्यूट मिल पाएगा, और वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? मतलब वो हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो दैट सॉल्यूशन बिकम चेंज इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जो कि अनसैचुरेटेड है, मतलब कि उस सॉल्यूशन में अभी और अधिक स्पेस बाकी है, और उसको हम क्या करें? कूल करें। अगर उसको कूल करेंगे तो जिस तरह से गर्म करने से इनका वॉल्यूम घट रहा है, ठंडा करने से वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो उससे पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा, अब जगह कम हो जाएगा। जो सॉल्यूशन पहले अनसैचुरेटेड था वो कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया। मतलब कि इसको ध्यान में रखना है कि बाय हीटिंग, यही मेन चीज़ है कि बाय हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन चेंजेस इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, and by cooling unsaturated solution changes into saturated solution। हीट करने से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, और कूल करने से जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े मोलालिटी के बारे में पढ़े, फिर हम लोग पढ़े मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़े, फिर हम लोग पढ़े
सॉलिबिलिटी के बारे में कि सॉलिबिलिटी क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी जो है ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में कैसे काम करता है। सॉलिबिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब क्यों कह रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझ में आया? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिबिलिटी बढ़ या घट सकता है। हालांकि बढ़ता ही नॉर्मल केस में बढ़ता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, और टेम्परेचर को घटाएंगे सॉलिबिलिटी क्या होगा? घटेगा। मतलब कि टेम्परेचर के चेंज करने से सॉलिबिलिटी भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें आएगा हेनरीज लॉ, और फिर हम लोग बात करेंगे उसके अगले वीडियो में सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें कि आएगा हमारा राउट्स लॉ। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो होगा अबाउट गैस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।